चलो फिर, अब एक नीचे नोट दिया हुआ है, विल और एनी अदर डॉक्यूमेंट, ये हम पढ़ चुके हैं कि नहीं पूरा, ये बता दो मुझे फटाफट से। ये मैंने टेस्टामेंट्री नॉन टेस्टामेंट्री समझाया था आपको, तो ये आपको आता है, फटाफट से पढ़ो, टाइम दे रहा हूँ 20 सेकंड 30 सेकंड, फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे अगले पेज में। चलो चलो, ठीक ठीक। अगला टॉपिक है डॉक्यूमेंट हुज रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी, और यहां अपन ने कल जान लगा दी थी कि ये नॉट कंपलसरी में और ऑप्शनल में क्या अंतर है। अब देखो, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विच आर नॉट कंपलसरी टू बी रजिस्टर्ड। मतलब ये नॉट कंपलसरी वो हैं जो वैल्यू वाइज तो कहीं ना कहीं कंपलसरी वाली लिस्ट में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको कंपलसरी में नहीं लेंगे। ठीक, देख लेते हैं। पहला है कॉम्पोजिशन डीड। कॉम्पोजिशन डीड यानी डॉक्यूमेंट, अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, बॉन्ड। कॉम्पोजिशन का अर्थ होता है समझौता। तो कॉम्पोजिशन डीड का अर्थ क्या हुआ कि रामलाल से मुझे प्रॉपर्टी बेची थी इमूवेबल 50 लाख में, 48 लाख रुपए मिल गए, 2 लाख रुपए वो नहीं दे पा रहा है, उसने मुझसे हाथ जोड़ के निवेदन किया कि सर ये 2 लाख माफ कर दो। तो मैंने उससे कहा कि चल ठीक है, कॉम्पोजिशन कर लेते हैं, यानी कि सेटलमेंट कर लेते हैं। और फिर हमने एक कागज पे साइन कर लिया कि मैं सौरभ बड़जात्या ये 2 लाख रुपए उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में जो हमारे राइट क्रिएट हुए थे 50 लाख लेने के, जिसमें से 48 मिल गए हैं, 2 लाख रुपए का मेरा अभी भी राइट है लेने का उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में, उस राइट को मैं त्यागता हूं और कंपोजिशन करता हूं, यानी कि समझौता करता हूं, सेटलमेंट करता हूं, 50 लाख की प्रॉपर्टी 48 लाख में ही बेचता हूं। अब फटाफट से सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 का जो बी वाला क्लॉज है वहां जाके देखो तो क्या लिखा है। ये लिखा है क्या, कोई भी राइट क्रिएट हो रहा हो, एक्सटिंग्विश हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, लिमिट हो रहा हो किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में जिसकी वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा हो, तो यहाँ 100 रुपए से ज्यादा वैल्यू भी है, ट्रांजेक्शन 2 लाख का है, सेटलमेंट 2 लाख का है, 100 रुपए से ज्यादा का है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, कोई ना कोई राइट एक्सटिंग्विश, लिमिट या क्रिएट हो रहा है, मतलब देखा जाए तो ये सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 की क्लॉज बी में जाना चाहिए, और उस हिसाब से तो ये कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल होना चाहिए। लेकिन फिर भी लॉ ने बोल दिया कि नहीं, इसको एक्सेप्शन में डालो, नॉट कंपल्सरी में डालो इस तरह के डॉक्यूमेंट। अब समझ में आया ना, वापस से चीज और क्लियर हुई, कल वाला पॉइंट। ऑप्शनल वाला जब पढ़ लेंगे और फिर उसको कंपलसरी से कंपेयर करें, नॉट कंपलसरी से कंपेयर करेंगे, तो और अच्छे से अंतर समझ में आ जाएगा कि नॉट कंपलसरी में और ऑप्शनल में क्या अंतर है। ठीक, इतना आया। फिर है एनी इंस्ट्रूमेंट रिलेटिंग टू शेयर्स इन जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब ये स्पेशल फीचर है, एनी इंस्ट्रूमेंट रिलेटिंग टू शेयर इन जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक मतलब वही कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, पब्लिक लिमिटेड कंपनी या कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। तो किसी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी के शेयर जब खरीदते हो या बेचते हो, इंस्ट्रूमेंट बनाते हो उसका, वो डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। अब ये फटाफट पढ़ लें अपन, फिर इसको और अच्छे से देख लेंगे। दूसरा, अब ये 2 3 4 एक साथ पढ़ लें, फिर इसको समझ लेंगे। बी सी डी। फिर सी है एनी डिवेंचर इशूड बाय एनी सच कंपनी, यानी वही अगर किसी कंपनी ने डिवेंचर इशू किया है तो डिवेंचर इशू करने का जो डॉक्यूमेंट बनाती है कंपनी, वो डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन भी नॉट कंपलसरी है। तीसरा, एनी ट्रांसफर ऑफ एनी डिवेंचर, मैंने डिवेंचर खरीद रखा है या डिवेंचर लिया है और वो डिवेंचर मैंने किसी रामलाल को ट्रांसफर कर दिया, उसका जो अग्रीमेंट बनेगा मेरे और रामलाल के बीच में ट्रांसफर ऑफ डिवेंचर का, उस डॉक्यूमेंट का भी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। अब देखो, ये हो सकता है कि सारे पॉइंट नहीं, ये वाला पॉइंट सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 के किसी पॉइंट से मैच नहीं कर रहा है, ये अलग से डाला है लॉ ने कि भाई ये वो डॉक्यूमेंट है जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो सकता है, किसी लॉ में हो या नजर आ सकता है, लेकिन ये इनका रजिस्ट्रेशन हमारे एक्ट में कंपलसरी नहीं है। अब देखो मजा क्या है, क्या कंपनीज एक्ट में, अब इसको कंपनीज एक्ट से जोड़ना, कंपनीज एक्ट में शेयर डिवेंचर का कोई भी डॉक्यूमेंट है उसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी, जवाब दो, है जरूरी? तो वहां जरूरी लिखा है, ये सोच के आपको कंफ्यूजन हो सकता है यार कि फिर इसका जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके तहत रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है कि नहीं है। तो लॉ ने उस क्लैरिफिकेशन के लिए, जो कि कहीं ना कहीं तो जरूरी है, या तो इस एक्ट के सेक्शन 17(1) में या किसी एक्ट में,
कहीं तो भी तो जरूरी है, तो वहां जरूरी है, वो तो कराना है। लेकिन फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि यहाँ इस एक्ट के तहत वाला रजिस्ट्रेशन भी कराना है क्या, तो बोले नहीं, इस एक्ट के तहत जो रजिस्ट्रेशन होता है वो ऑप्शनल है। आप जो वो आरओसी के पास एंट्री करते हो और कंपनी जो रजिस्टर करती है अपने रजिस्टर में, उतना करा लेते हो, वही काफी है। बोलो चीज समझ में आई है? शेयर का पॉइंट, इसमें खरीदी बिक्री ट्रांसफर सब आ गया, इंस्ट्रूमेंट रिलेटिंग टू शेयर्स, और बी सी डी ये तीनों कंपनी के शेयर डिबेंचर से रिलेटेड है। ठीक, जो कहीं ना कहीं कंपलसरी, हाँ। लेकिन यहाँ इस एक्ट वाला जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑप्शनल है। आगे बढ़ रहे हैं। एनी डॉक्यूमेंट मेयरली क्रिएटिंग अ राइट टू ऑब्टेन एनी अदर डॉक्यूमेंट, एनी डिक्री और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट, कोर्ट का कोई भी डिक्री ट्रांसफर करो, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में है, जो आपके नाम पे कोई राइट क्रिएट कर रही है और वो किसी और को ट्रांसफर करो, वो भी 100 रुपए से ज्यादा मूल्य की, तो कंपलसरी है। इस उसके अलावा नॉर्मल डिग्री ऑफ कोर्ट जो होती है, जैसे सिंपल सिंपल एक एग्जांपल, नॉर्मल डिग्री कैसे होगी कि भाई मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी शादी में आके गाना गाऊंगा, मैं सिंगर, और मैं नहीं आया गाना गाने, तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया मैंने, तो आप कोर्ट में गए मेरे खिलाफ, तो कोर्ट ने जजमेंट दिया कि हाँ सौरभ सर ने गलत किया है और आपको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा, 50,000 देने पड़ेंगे। तो ये जो कोर्ट की डिग्री आई है कि सौरभ सर को 50,000 रुपए रामलाल को देने पड़ेंगे, ये भी तो डिग्री है, एक नॉर्मल डिग्री है जिसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई खेल नहीं है। अब ये डिग्री आपको रजिस्ट्रेशन कराना हो तो भी ठीक, नहीं कराना हो तो भी ठीक। अगला है एनी ग्रांट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अगर आपको कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी दे रही है, उसकी वैल्यू कितनी भी हो, 100 हो, 50 हो, 500 हो, 1000 करोड़ हो, 5000 करोड़ हो, उसका रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल है। ग्रांट है, गवर्नमेंट आपको दे रही है, ग्रांट कर रही है। दूसरा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन मेड बाय रेवेन्यू ऑफिसर। रेवेन्यू ऑफिसर यानी सरकारी राजस्व अधिकारी, जो लैंड का रेवेन्यू लेता है उसको रेवेन्यू ऑफिसर बोलते हैं, पटवारी टाइप्स, है ना। तो जो रेवेन्यू ऑफिसर होता है, वो रेवेन्यू ऑफिसर जब पार्टीशन कराता है, मान लो एक हिंदू फैमिली है गांव में और उनके बच्चे पार्टीशन चाहते हैं, अब 4 बच्चे हैं किसान के, तो वो खेत का बंटवारा, तो वो उसके पास जाते हैं और वो कर देता है। और जब रेवेन्यू ऑफिसर पार्टीशन करके देता है, पूरा इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन बना के देता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल है। क्यों? क्योंकि जब सरकार के नेतृत्व में हो रहा है, सरकारी आदमी के तहत हो रहा है, इसके ऊपर वाले पॉइंट में भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। अब जहाँ गवर्नमेंट ही इन्वॉल्व है, दोनों ही केस में या तो गवर्नमेंट, और नीचे वाले केस में रेवेन्यू ऑफिसर जो गवर्नमेंट ऑफिसर ही है, इसलिए इन दोनों ही डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल है। क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ से ही हुआ है, तो रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराओगे तो भी इसका रिकॉर्ड हमारे पास कहीं ना कहीं मिल जाएगा सरकारी अधिकारी के पास, इसलिए रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल है। चलो आगे है। एनी ऑर्डर मेड अंडर द चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट 1890 वेस्टिंग एनी प्रॉपर्टी इन अ ट्रेजरर ऑफ अ चैरिटेबल एंडोमेंट और डाइवेस्टिंग एनी सच ट्रेजरर ऑफ एनी प्रॉपर्टी। मजेदार बात, मैंने किया दान, 1 करोड़ का मेरा बंगला है, वो मेरे को दान करना है। किसको? किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को। तो उसका जो ट्रेजरर है, ट्रेजरर एक पोस्ट है, जैसे आप देखते हो ना मंदिर का ये अध्यक्ष है, एक मंदिर है, मंदिर का ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, ये महामंत्री या सचिव हैं, ये कोषाध्यक्ष है, सुना है आपने। तो जो कोषाध्यक्ष का पद होता है, वो मंदिर में जितना भी दान आता है वो पूरा संभालता है, फिर उसको कहाँ यूज करना है उस पैसे को, काइंड ऑफ उस ट्रस्ट का, उस मंदिर का, उस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का या उस एनजीओ का वित्त मंत्री, जो पैसों को मैनेज करता है, बजट बनाता है, खर्चे करता है, बिल पास करता है। इंग्लिश में ट्रेजरर, कोषाध्यक्ष बोलो या ट्रेजरर बोलो। तो जो ट्रेजरर है उसके नाम पे जब आप डाइवेस्ट करते हो, यानी कि उसके नाम पे देते हो, है ना, वेस्टिंग करना यानी भी देना, किसी के बेनिफिट में देना, वेस्ट करना। तो जब आप चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1890 के तहत, एंडोमेंट यानी का प्रदान करना, एंडोमेंट का अर्थ होता है प्रदान करना, देना, कुछ दान टाइप देने को एंडोमेंट बोलते हैं। एंडोमेंट यानी कि कुछ दान टाइप देना, तो चैरिटेबल कॉज के लिए जो कुछ दान वगैरह दिया जाता है किसी चैरिटेबल एंडोमेंट को या चैरिटेबल ट्रस्ट को, और तब आप अपनी प्रॉपर्टी या अपना कैश, अपना पैसा, अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी भी आप देते हो। तो मान लो आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 100 रुपए या उससे ज्यादा है, उसमें कोई राइट क्रिएट कर रहे हो, पर किसको दे रहे हो? चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट के तहत किसी चैरिटेबल एंडोमेंट को या चैरिटेबल एस्टेब्लिशमेंट को या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हो, या उसके ट्रेजरर के नाम पे कर रहे हो। तो फिर ऐसे किसी ट्रांजेक्शन का जो डॉक्यूमेंट बनेगा, उसका रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल है। क्यों ऑप्शनल है?
पहले ही तो आप दान कर रहे हो, उसमें आपके ऊपर रजिस्ट्रेशन कराने की एक मॉनेटरी रिक्वायरमेंट और डाल दें तो थोड़ा सा गलत नहीं हो जाएगा? रजिस्ट्रेशन कराने की फीस लगती है अच्छी खासी, तो ये मॉनेटरी बर्डन आए तो लोग दान करने से फिर हिचकेंगे यार। एक तो मैं दान भी करूं, ऊपर से रजिस्ट्री का पैसा भी मैं दूं, या वो अगर दें तो फिर वो चैरिटी करें कि ये सब काम कर इसमें पैसा लगाएं? उनके पास जो भी पैसा आता है चैरिटी के लिए आता है। इसलिए इसको ऑप्शनल कर दिया, इच्छा हो तो करा लो रजिस्ट्रेशन, आपको और लग रहा है ज्यादा पैसा देके रजिस्ट्रेशन भी कराना है ट्रांजेक्शन का, डॉक्यूमेंट का, तो करा लो, और नहीं तो नॉट कंपलसरी है। नजर क्या आ रहा है कि यार इतनी महंगी प्रॉपर्टी है करोड़ों की, तो इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए वैसे तो इमूवेबल प्रॉपर्टी, पर फिर भी लॉन इसको कर दिया ऑप्शनल। शब्द कठिन नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। इस पूरे को अगर सबसे इंटेलिजेंट बच्चा जो क्लास में होगा वो सिंपली कर देगा, एनी ट्रांजेक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1890 टू अ चैरिटेबल ट्रस्ट और ट्रेजरर ऑफ सच ट्रस्ट, खत्म। इस पॉइंट को ऐसा बना लेगा। अब वो डाइवेस्टिंग वेस्टिंग सर ये समझ में नहीं आ रहे हैं, बताए रूट वर्ड है वेस्ट, वेस्ट यानी किसी के बेनिफिट में देना, ठीक। जैसे मैंने कहा कि कुछ बच्चे मुझसे इसलिए ढंग से सीधे मुंह बात करते हैं क्योंकि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो बदमाश बच्चे हैं। उनका जब मेरे से काम खत्म हो जाएगा, पढ़ पढ़ा लिए कोई मतलब नहीं, अब सर जीवन में सर से कभी नहीं मिलना है, तो वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखेंगे। मैं ऐसे ऐसे बच्चों को जानते, देखो इतने साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तो सब तरह के बच्चे देखे हैं, बहुत प्यारे बच्चे भी देखे हैं जो जीवन भर टच में रहते हैं, ओब्लाइज रहते हैं कि हाँ कुछ किया है हमारे लिए, बदमाश बच्चे भी होते हैं, कोई इशू नहीं है, सब तरह के। और तो ये जो चैरिटेबल एंडोमेंट है, वेस्ट यानी किसी के बेनिफिट में देना, तो इनवेस्ट, डाइवेस्ट, डिसइन्वेस्ट, ये सब वेस्टेड इंटरेस्ट सब इसी में जाएंगे। अगला है एनी एंडोर्समेंट ऑन अ मॉर्गेज, मॉर्गेज की मॉर्गेज, तो टी साइलेंट होता है। अब ठीक है, आप बोलचाल की भाषा में मैं भी मॉर्गेज ही बोल देता हूँ, बच्चे भी वही बोलते हैं इसलिए, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज मॉर्गेज, मॉर्गेज, आर भी पूरा, मॉर्गेज भी नहीं, मॉर्गेज, मॉर्गेज, ठीक। टी साइलेंट है और आर का प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा एच टाइप, मॉर्गेज, मॉर्गेज। पर अब बोलचाल की भाषा में मॉर्गेज है, अभी फिर उलझ जाएगी अपनी फाइल, ज्यादा प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे तो अपन चलने देंगे मॉर्गेज, आपके फायदे मेरे ease of speaking के लिए, but you should know the correct pronunciation. Any endorsement on a mortgage deed acknowledging the payment of the whole or any part of the mortgage money and any other receipt for payment of money due under a mortgage when the receipt does not purport to extinguish the mortgage. सीधा सीधा अर्थ है, मॉर्गेज डीड है, मैंने किसी से 5 लाख रुपए उधार लिए और अपना मकान गिरवी रखा, तो उसके लिए हमारे बीच में एक मॉर्गेज डीड बनी होगी, वो मॉर्गेज डीड का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है कि नहीं है? कंपलसरी है। मॉर्गेज डीड का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है कि नहीं है? क्यों? राइट क्रिएट हुआ है किसी का, कौन सा राइट? मॉर्गेज राइट। किसमें? इमूवेबल प्रॉपर्टी में। कितने रुपए का? ऑफ 100 रुपीज और मोर, मतलब 17 सबसेक्शन 1 के क्लॉज बी में जा रहा है, मतलब रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। तो मॉर्गेज डीड हमने रजिस्टर करा ली, ठीक। अब मजा देखो, अब जब हम पार्ट पेमेंट करने जाते हैं, अब किश्तों में चुकाऊंगा पूरा पैसा जो उधार लिया उस मॉर्गेज का, तो मैं पार्ट पेमेंट करने गया और मैंने आज 1 लाख दिया, तो उसने मॉर्गेज डीड के ऊपर पीछे एंडोर्समेंट यानी पीछे की साइड लिख लिया कि हाँ 1 लाख प्राप्त हुआ, और साइन कर, ये जहां भी कुछ लिखा और साइन की वो एक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, जहां भी कुछ लिखा और साइन कर दी वो इंस्ट्रूमेंट बन गया एक तरीके से। तो अगर आप मॉर्गेज डीड के ऊपर कोई एंडोर्समेंट यानी बैक साइड में कुछ लिख के साइन कर रहे हो, और किस बात का? एक्नॉलेजिंग द पेमेंट ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ द मॉर्गेज मनी, जिसमें आप साइन करके ये एक्नॉलेज कर रहे हो कि हाँ हमको मॉर्गेज का पैसा पूरा या जो भी पार्ट है वो प्राप्त हुआ, या एनी अदर रिसीट फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, या और कोई रसीद अलग से बना के दे रहे हो, एंडोर्स नहीं कर रहे हो पीछे के पीछे उसी मॉर्गेज डीड पे, अलग से एक रसीद बना के दे रहे हो कि हाँ आपके मॉर्गेज का जो 10 लाख का 5 लाख का मॉर्गेज था उसमें से 1 लाख रुपए आज प्राप्त हुआ, अभी 4 लाख और बाकी है। तो या तो आप उसी के पीछे एंडोर्स करके दे रहे हो या एनी अदर रिसीट दे रहे हो। ड्यू अंडर द मॉर्गेज, किस बात की रसीद? जो आपने पेमेंट किया है मनी का, वो मनी जो पहले से मॉर्गेज पे ड्यू था, 5 लाख ड्यू था, उसमें से आपका जो पैसा आया है 1 लाख, वो रिसीट हुआ है, उस रिसीट होने की, रसीद होने की जो रिसीट है एक्नॉलेजमेंट की वो। एंड व्हेन सच रिसीट डज नॉट परपोर्ट टू एक्सटिंग्विश द मॉर्गेज, और उस रिसीट से वो मॉर्गेज एक्सटिंग्विश नहीं होना चाहिए, मॉर्गेज खत्म नहीं होना चाहिए, मॉर्गेज अपनी जगह है,
खत्म हो गया है तो उसके सेटिस्फेक्शन के लिए आप बाद में एक डॉक्यूमेंट बना सकते हो कि भैया हमारा मॉर्गेज कंप्लीट, ठीक, वो अलग बात है। लेकिन उस रसीद से मॉर्गेज एक्सटिंग्विश नहीं हो रहा हो, तो ऐसी जो छोटी मोटी रसीदें हैं, उन उन रसीदों का या उन एंडोर्समेंट्स का, मॉर्गेज मनी रिसीव होने के जो एंडोर्समेंट है मॉर्गेज डीड में ही पीछे, उनको हम अलग से कोई इंस्ट्रूमेंट या डॉक्यूमेंट नहीं मानेंगे और ना ही उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। नजर आ रहा है कंपलसरी क्यों? अब देखो मजेदार बात, नजर क्यों आ रहा है? ये भी है तो एक डॉक्यूमेंट जिसमें कोई ना कोई राइट क्रिएट या एक्सटिंग्विश हो रहा है। यहाँ पर एक्सटिंग्विश हो रहा है। क्या राइट एक्सटिंग्विश हो रहा है? तेरा 5 लाख रुपए लेने का जो राइट था वो 1 लाख रुपए से एक्सटिंग्विश हो गया। किससे रिलेटेड था? इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जिसकी वैल्यू 100 रुपए उससे ज्यादा है। मतलब रजिस्ट्रेशन कंपलसरी में जा रहा है ये तो 17(1)(b) में, लेकिन लॉ ने इसको स्पेसिफिकली नॉट कंपलसरी में डाला, एक्सेप्शन में डाला। नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हर थोड़े थोड़े दिन में रजिस्ट्रेशन ही कराते रहेगा आदमी। कोई रसीद हुई, मॉर्गेज मनी पे किया, रसीद बनी, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। तो लोग मॉर्गेज करने से डरेंगे, इकोनॉमी नहीं चल पाएगी। लोग रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी से और रजिस्ट्रेशन के खर्चे से डर के कई सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे, वो बैठे रह जाएंगे, लेकिन लोन नहीं लेंगे। अब लोन नहीं लेगा तो फिर आगे बिजनेस में पैसा कैसे लगाएगा और बिजनेस कैसे बढ़ाएगा? तो कई बार ईज के लिए भी सरकार ऐसी चीजों की फॉर्मेलिटीज कम कर देती है। फिर एक लॉजिक दिया इसके पीछे का, आप पूछते उसके पहले बोले समझ में आया कि नहीं? जे पॉइंट जितने अच्छे से हमको आया उतने अच्छे से पूरे इंडिया में किसी को नहीं आया है, ये लिखित गारंटी के साथ। और लास्ट पॉइंट है के, any certificate of sale granted to the purchaser of any property sold by public auction by civil or revenue officer। जब किसी सिविल या रेवेन्यू, अगेन गवर्नमेंट ऑफिसर जिसका काम ही यही है ना, कोई सिविल या रेवेन्यू ऑफिसर जब पब्लिक ऑक्शन करता है कि भैया रामलाल की जमीन है, उसने लगान नहीं भरा, लगान लगान लगान, सुना है वर्ड? लैंड रेवेन्यू को लगान बोलते हैं। कर और लगान में अंतर है। आप जो जीएसटी, इनकम टैक्स ये सब भरते हो ये कर है, और जमीन का जो रेवेन्यू सरकार को देते हो वो लगान है। बेसिक अंतर है दोनों में, राउंड अबाउट सेम चीजें हैं, थोड़ा सा अंतर है। तो जब लगान वगान नहीं भरते हो तो आपकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर देते हैं, फिर बहुत सालों से लाखों रुपए का लगान बाकी होता है। जब आपकी प्रॉपर्टी सरकार बेच देती है पब्लिक ऑक्शन से, नीलामी में, तो जो व्यक्ति खरीदता है उसको फिर रेवेन्यू ऑफिसर या सिविल ऑफिसर एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट ऑफ सेल देता है। वो सर्टिफिकेट ऑफ सेल का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। राइट क्रिएट हो रहा है, हाँ क्रिएट हो रहा है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में, हाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी में 100 रुपए से ज्यादा का, हाँ करोड़ों की जमीन है, फिर भी कंपलसरी नहीं है। हाँ फिर भी कंपलसरी नहीं, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, प्रिजर्व्ड है, सरकार के रिकॉर्ड में मिल जाएगा कि हमने ये रामलाल को दिया था, सर्टिफिकेट हमने दिया है, तो उसकी एक कॉपी हमारे पास ऑलरेडी है। तो नहीं भी कराओगे तो आगे कोई विवाद होने की, डिस्प्यूट होने की जरूरत नहीं है। और फिर लोग खरीदेंगे भी नहीं। वैसे हम ऑक्शन में खरीदें एक तो ज्यादा से ज्यादा ऊंची बोली लगा के ऊपर से रजिस्ट्रेशन भी कराएं, तो सरकार जब ऑक्शन करेगी तो लोग खरीदने में इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे। इसलिए भी लोग, सरकार का पैसा पड़ा रह जाएगा चौक, जो आना चाहिए पैसा वो आ ही नहीं पा रहा है। लोग ऑक्शन में भाग ही नहीं लेते, सरकारी ऑक्शन में। तो सरकार ने अपनी तरफ से बेनिफिट दिया। फिर एक प्योर लॉजिक, और फटाफट से हाँ या ना कह दो। ये दो इस चैप्टर की जान पड़ी हमने, जान। बाकी के पॉइंट इतने इजी कि आप जल्दी जल्दी हो जाएंगे। 2 दिन हमने सिर्फ और सिर्फ इन 2 टॉपिक्स में लगाए हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ये आप फटाफट से देखो सेक्शन 18 एक बार। जितने सेक्शन 17 में थे, वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा, 100 रुपए, 100 रुपए से ज्यादा, 100 रुपए, 100 रुपए से ज्यादा, उसका एग्जैक्टली उल्टा कर लो। तो 17 में, 17 सबसेक्शन 1 में जितनों के कंपलसरी थे उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट कर लो तो वो 18 में आ जाएंगे। देखो आप, गिफ्ट डीड ऑप्शनल इसलिए नहीं है क्योंकि गिफ्ट डीड, प्रांजल तेरे प्रश्न का जवाब, गिफ्ट डीड इसलिए ऑप्शनल नहीं है क्योंकि गिफ्ट में उन्होंने स्पेसिफिकली वैल्यू नहीं दी है। गिफ्ट उन्होंने बोला है कि कितने की भी हो। देखना जरा एक बार वापस सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 में, गिफ्ट में उन्होंने वैल्यू नहीं दी है कि 100 रुपए या 100 रुपए से ज्यादा की हो। इसलिए गिफ्ट तो कम की हो या ज्यादा की हो, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की गिफ्ट है तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी ही है। ठीक। फिर सेकंड पॉइंट में क्या है? गिफ्ट के अलावा बाकी जितने भी दूसरे ट्रांसफर हैं जिनमें कोई ना कोई राइट क्रिएट, एक्सटिंग्विश या बनता है, जिसमें प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपए उससे ज्यादा हो, उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। इसलिए जब ऑप्शनल में आए तो उन्होंने कहा 100 रुपए से कम मूल्य की कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, लेस देन 100 रुपीज की कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में अगर कोई राइट क्रिएट होता है, एक्सटिंग्विश, डिक्लेयर, असाइन, लिमिट होता है प्रेजेंट या फ्यूचर में, अदर देन गिफ्ट एंड विल, है ना, क्योंकि गिफ्ट का कंपलसरी ही है, चाहे कम वैल्यू की हो, ज्यादा वैल्यू की हो,
तो ऑप्शनल में नहीं जा सकती वो, इसलिए उसको यहाँ पे अदर देन लिया। और विल को क्यों लिखा, क्योंकि विल को नीचे अलग से मेंशन किया है एफ नंबर के पॉइंट में। विल का ऑप्शनल है, ये तो मैं कह रहा हूँ, और है अभी भी ऑप्शनल है, पर वो पहले वाले पॉइंट में नहीं ले रहे, उसको अलग से मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि उनको टेस्टामेंट्री ऊपर लेने, नॉन टेस्टामेंट्री लेने थे अलग से, और नीचे टेस्टामेंट्री विल को अलग से देना था, इसलिए सारे नॉन टेस्टामेंट्री अदर देन गिफ्ट ऑफ लेस देन 100 रुपीज, और नीचे एफ नंबर के पॉइंट में टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट दैट इज विल। अब आया क्या? हेलो, बाकी सारे आपको पढ़ना है, फटाफट से देखो मैंने कहा, और आप फिर मुझे तुरंत रिवर्ट करो कि अरे हाँ सर, अगर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 याद कर लिया तो 18 याद करना तो बहुत सारा है। देख लो आप, अब इसमें लीज वाला पॉइंट देखना, लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, मतलब 1 साल से छोटी कम टाइम पीरियड की जितनी भी लीज हैं उन सब का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल, ऑप्शनल ही है, शुरू से ऑप्शनल है। ठीक, कोर्ट की डिक्री या ऑर्डर जो ट्रांसफर कर रहे हो जिसकी 100 रुपए से कम की वैल्यू हो, देखो आप फटाफट से, जितने उधर के पॉइंट है सबका एग्जैक्टली ऑपोजिट है, 100 रुपीज और मोर है वहां पे, और यहाँ पे 100 रुपीज और लेस है। एफ वाला विल है, विल यानी वसीयत, उसका प्लूरल है विल्स। ठीक, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो इट इज ए टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। और जी पॉइंट सबसे कठिन है, आ जाए तो मेरे को बता देना क्या लिखा है जी पॉइंट में।